शुरू करते हैं। सबसे पहले तुगलक वंश की अगर बात करेंगे तो पहला ही जो व्यक्ति आएगा वो रहेगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नसूरुद्दीन खुसरो शाह जो खिलजी वंश का आखिरी राजा था उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना की। यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तुगलक वंश का फाउंडर कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? खिलजी वंश के। और खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया तो खिलजी वंश का आखिरी राजा कौन था? खुसरो शाह, जिसकी हत्या किसने की? ग्यासुद्दीन ने। और हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त और तुगलक वंश की नींव यहां पर रख दी गई। उसके बाद उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का वह गवर्नर था, यानी ग्यासुद्दीन तुगलक पहले लाहौर के नजदीक दीपालपुर का गवर्नर था। गाजी मलिक का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी रहा है और ग्यासुद्दीन तुगलक इसका दूसरा नाम था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का हत्यारा, यानी मर्डरर या किलर के रूप में वो मानता था। मुस्लिम धर्म में खास करके इस समय यह प्रथा थी कि जो भी उनके धर्म को नहीं अपनाता है वो उनके लिए काफिर माना जाता है। यानी एक प्रकार से सीधा सीधा मतलब उनका था कि वही धर्म जो है वो दुनिया के अंदर रहेगा, बाकी जो भी होंगे उनको नष्ट करने का प्रण ये माना जाता था। तो काफिरों का गाजी या गाजी मलिक या हत्यारा, इस टाइप के टाइटल उसने अपने आप को दिए थे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा वंश था? तीसरा। तीसरा कैसे हुआ? पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले था आपका गुलाम वंश, उसके बाद दूसरे नंबर पर था खिलजी वंश, अब तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आया? ये तुगलक वंश। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो सैयद आएगा और सैयद के बाद आपका आएगा लोधी और उसके बाद आएंगे मुगल। तो इस तरीके से आपकी ये गुल खिले तो सांस लो मुगलो, उस शॉर्ट ट्रिक पर ये सीरीज चलेगी। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक शहर बसाया और इसी को उसने अपनी राजधानी, तुगलकाबाद नामक शहर दिल्ली के नजदीक बसाया और इसी को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। ग्यासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खान था। ग्यासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खान था, जिसका रियल नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में रहा और उसने उलुग खां का टाइटल अपने नाम कर लिया था। उसने सिंचाई के लिए, किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने नहरों यानी कैनाल्स को बनवाने का काम किया ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो। अकाल नीति बनाने वाला, ड्रॉट पॉलिसी, अकाल नीति ड्रॉट पॉलिसी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अकाल नीति भी उसने बनवाई और पहली बार नहरों का निर्माण भी उसी ने करवाया। इब्न बतूता कहता है कि ग्यासुद्दीन की मृत्यु का कारण जोना खान था। अब यहाँ ग्यासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी उसके दो रीजन माने जाते हैं। पहली बात तो ये कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में वो एक युद्ध से लड़के वापिस आ रहा था। रास्ते में उसकी सेना ने ठहरने के लिए वहां पर टेंट वेंट लगाए और वहां पर रुका। राजा के ठहरने का एक अलग सा निवास बनाया जाता था, एक प्रकार से आर्टिफिशियल। तो ये कहते हैं कि राजा का मंडप गिर गया और गिरने से उसके नीचे दबने से राजा की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार भारतीय ये मानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो इब्न बतूता का है। और इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता कहता है कि यह स्टोरी गलत है। वह किसी भी टेंट के गिरने से नहीं मरा, बल्कि उसकी हत्या करवाई थी ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या उसी के बेटे जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। ये इब्न बतूता कहता है। इब्न बतूता की बात में दम इसलिए माना जाता है क्योंकि इब्न बतूता ने जिस जोना खान पर आरोप लगाया उसी जोना खान के दरबार में इब्न बतूता 8 साल तक काजी के पद पर रहा था। तो बहुत बड़ा पद है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई बातें निकली होंगी, कहीं ना कहीं से उसको लगा होगा, इसी वजह से उसने कहा था। तो ये कहीं ना कहीं सत्य भी लगता है। तो ये तो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक से पहले। आप पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है, चाहे वो जैसे ये पीजीटी मैथमेटिक्स के हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, पीजीटी मैथमेटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल इंडिया के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर लेवल के आपको एग्जाम के नोट्स मिलेंगे।
चाहे वो सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, नवोदय है, ऑल टाइप के। तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको डे टू डे की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास की, नवाजुद्दीन तुगलक की स्टोरी ये देख चुके हो। अब हमारी बात आएगी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। मोहम्मद बिन तुगलक जब उसने अपने पिता की हत्या कर दी तो वो गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में, और उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। 25 से लेकर 51 ईस्वी तक का शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का है, जिसका एक नाम था जोना खान। उसको जोना खान भी कहा जाता है, जोना खान के नाम से भी वो जाना गया क्योंकि बचपन का नाम था उसका ये। उसके साथ साथ उसको क्या क्या नाम दिए गए, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा, ये दोनों ही नाम जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए हैं। एक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और दूसरा रक्त का प्यासा, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। इसके साथ साथ और क्या कहा गया, वह खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि में बहुत ज्यादा निपुण था, जिसकी वजह से राजमुंद्री अभिलेखों में उसे दुनिया का खान भी कहा गया है। दुनिया का खान राजमुंद्री अभिलेखों के अकॉर्डिंग किसको कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। इसके अलावा उसको पागल बादशाह भी कहा गया और पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा गया। ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसी व्यक्ति के बारे में हैं। पागल बादशाह किसको कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। पढ़ा लिखा मूर्ख किसको कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। दुनिया का खान किसको कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त का प्यासा और अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। उसके साथ साथ इब्न बतूता उसके दरबार में 8 साल तक काजी के पद पर रहा था, जो काफी फेमस पद माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा क्यों कहा गया है? जब हम पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं या अनपढ़ राजा बोलते हैं या मूर्ख राजा बोलते हैं, तो इसके पीछे कुछ स्टोरीज माने जाते हैं और बेसिकली ये उसके किए गए काम है। बोलते हैं ना, स्मार्टनेस होना अच्छी बात है, बट ओवर स्मार्टनेस बहुत खतरनाक है। यानी आप लोग स्मार्ट हो या बुद्धिजीवी हो, बट अति बहुत ज्यादा जो है वो काफी नुकसान कर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी कुछ योजनाओं की वजह से बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया है या पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया है। सबसे पहला उसका जो काम था जिसकी वजह से उसको पागल कहा गया, राजधानी परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन, इस समय जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। इस समय जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने राजधानी को बदल करके एक नया नगर बसाया जिसको देवगिरी कहा गया, बाद में दौलताबाद नाम रखा गया। उसने दिल्ली की कुछ जनसंख्या को एडजस्ट करके नया नगर बसाया देवगिरी। इस देवगिरी नगर को उसने बड़े शान से बसाया और कुछ समय के बाद उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बना दिया। जो राजधानी था वो कहां से, दिल्ली से शिफ्ट होकर के कहां चला गया, देवगिरी में चला गया। अब यहां राजधानी तो दूसरे राजा भी बदलते थे, ये कुछ कई सारे रीजन माने जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली के लोग बहुत उसको मतलब घृणात्मक पत्र लिखते थे जिसकी वजह से राजधानी बदली। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के आक्रमणों से घबराकर उसने राजधानी बदली। जो भी हुआ, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ राजधानी नहीं बदला, वह अपने दिल्ली की जो उसकी खास करके प्रशंसक लोग थे बहुत बड़े क्षेत्र में, राजा और मंत्रिमंडल नहीं बल्कि बहुत सारे अपने प्रशंसकों को भी, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या को वो लेकर के देवगिरी साथ में चला गया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद उसने अपनी राजधानी दोबारा दिल्ली करने का फैसला किया और फिर वो पूरे तामझाम के साथ दोबारा फिर वो दिल्ली आया, जिसकी वजह से ये उसका फैसला जो है वो काफी गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से उसको पढ़ा लिखा मूर्ख या मूर्ख राजा कहा गया है। नंबर 1। अब बात करें नंबर 2 की। दूसरा काम है सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला व्यक्ति माना जाता है उसको। उसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। चांदी के सिक्के की जगह कांसे के सिक्के का चलन उसने किया। सोने चांदी, हालांकि चांदी के सिक्कों का चाइना में इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का चलन हो चुका था, लेकिन उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्कों का चलन किया, जो काफी नकारात्मक भी हुआ और उनका बहुत ज्यादा फायदा भी आगे जाकर नहीं हो पाया। ये उसका दूसरा रीजन है। तीसरा है दोआब के क्षेत्र में अकाल के समय अकाल को गलत समय पर बढ़ाना या फिर अकाल के समय कर
यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, यानी उसने दोआब के क्षेत्र में अकाल अकाल जब पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ऐसे समय टैक्स बढ़ाया। जहां तक दोआब की बात है, आप लोग इस क्षेत्र को बोलते हैं गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र बोला जाता है। उसने क्या किया, वो लंबे समय तक सोचता रहा कि राज्य में टैक्स बढ़ाएगा, लेकिन उसने नहीं बढ़ाया। और जब राज्य में अकाल पड़ा हुआ था तो जनता उनके पास आई कि साहब अब की बार हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमारे टैक्स को माफ कर दो या कम कर दो। लेकिन उसने आदेश दिया कि मैंने तो टैक्स को बढ़ा दिया है, यानी अकाल सूखे के समय उसने टैक्स बढ़ाया, जो उसकी गलत नीति थी, जिसकी वजह से प्रजा बहुत परेशान हुई और नाराज हुई। इस वजह से भी उसको मूर्ख राजा कहा गया। ये कुछ काम है जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख राजा, पढ़ा लिखा मूर्ख, इस टाइप के नाम जो है, पागल बादशाह जैसे नाम उसको दिए गए। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के कामों की अगर बात करें तो उसके कुछ काम अच्छे भी रहे हैं। उसने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसको दीवान ए अमीर को ही कहा गया। उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की। भारतीय इतिहास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, और इस कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही का नाम भी दिया गया। उसने तुगलकाबाद के नजदीक आदिलाबाद का किला और जहांपना शहर बसाया था। ये दोनों चीज याद रखेंगे। तुगलकाबाद के नजदीक आदिलाबाद का किला किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद बात आएगी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक जो उसका चचेरा भाई था, 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक उसका राज रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक उसने राज किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ था। यह भी ध्यान रखना आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसका भाई नहीं था सगा, न उसका बेटा था, बल्कि उसका कजन ब्रदर था। और उसके बाद जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने एक राज्य को बड़े अच्छे से चलाया भी। किस नदी के किनारे राज्याभिषेक हुआ? सिंधु नदी के किनारे। वह दासों का शौकीन था। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय इतिहास में दासों का शौकीन किसे कहा जाता है? दासों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दास रखने का रिकॉर्ड उसके नाम है 1,80,000। 1,80,000 से ज्यादा उसके दासों की, गुलामों की संख्या थी। यानी दासों का शौकीन आप उसको कहेंगे। उसने दासों के लिए एक विभाग बनाया जिसको दीवान ए बंदगान कहा गया। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। किससे संबंधित था ये? दासों यानी गुलामों से संबंधित विभाग था। फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना करी अपने समय में। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उसमें से 5 नगर बहुत ज्यादा फेमस है। हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, फिरोजपुर एक नगर रहा, फिरोजाबाद नाम का नगर रहा, और जौनपुर जो उसने अपने भाई जोना खान की याद में बसाया था, और फिरोजाबाद जिसको आप लोग फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के आसपास मानते हो। ये जो हैं ये 5 ऐसे नगर थे जो बहुत ज्यादा फेमस रहे उसके, और बाकी 300 से ज्यादा नगरों की स्थापना उसने कहते हैं की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और काम भी किए। उसने कठोर दंड पहले वाले राजाओं के समय शरीर के अंग को काट देना, यानी काफी सारे कठोर दंड होते थे। उसने कठोर दंड और बड़े बड़े करों को कुछ हद तक माफ भी कर दिया था। उसने नहरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल बनवाए, बांधों का निर्माण करवाया ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। वह अशोका के स्तंभ, अशोका पिलर्स जो 2 फेमस हैं, अशोक के स्तंभों को हरियाणा के टोपरा अंबाला में है भाई, वह हरियाणा के टोपरा से और उत्तर प्रदेश के मेरठ से अशोक के स्तंभों को दिल्ली में लेकर आया और इन्हें उसने अपने महल के पिलरों में लगवा दिया। अशोक के स्तंभों को भारत में दिल्ली तक लाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक था, जिसने एक हरियाणा के अंबाला के टोपरा और दूसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर आया। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया जिससे उसके पूरे राज्य के अंदर सिंचाई व्यवस्था
स्थापित हो गई। नहरों का निर्माण हालांकि इससे पहले हो चुका, लेकिन बड़े लेवल पर नहरों का निर्माण इस व्यक्ति ने करवाया था। उसने आसमानी बिजली गिरने से नष्ट हुए कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की मरम्मत जो है वो आसमानी बिजली गिरने से कुतुब मीनार का एक हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसकी मरम्मत इस व्यक्ति ने करवाई। फिरोज शाह ने 4 नए कर लगाए, जजिया, जकात, खराज व खुम्स। इन करों की शुरुआत यहां बड़ी लेवल पर मानी गई। जजिया, जकात, खराज और खुम्स नाम के कर लगाए। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। 1388 में जैसे उसकी मृत्यु हुई, तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। उसके बाद कुछ छोटे मोटे राजा रहे। नसीरुद्दीन महमूद 1388 से 1412 ईस्वी तक राज किया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। 1398 ईस्वी में तैमूर, जिसके नाम सुनते ही और उसका नाम आते ही भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा रोष पैदा होता है। लोग काफी सारे यहाँ पर जब उनका जिक्र आता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उसने दिल्ली में और भारत के अंदर कत्लेआम मचाया था। इस 1398 में तैमूर का जो आक्रमण हुआ था, वो तैमूर जो आक्रमण हुआ था वो इसी व्यक्ति के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर किसका अधिकार था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, तुगलक वंश का आखिरी राजा। तो ये क्वेश्चन आपके तुगलक वंश से रिलेटेड थे। यानी कहने का मतलब ये है कि सारी डायनेस्टियां धीरे धीरे करके आपकी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, पूरे इंडिया में नोट्स ऑर्डर करने के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं तो भी हम आपकी मदद वैसे भी कर रहे हैं। आप अपना नाम, अपना सिटी, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आप एग्जाम कौन सा देने वाले हैं, ये चीजें लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी डे टू डे की क्लासेज की, वो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं।